हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये चर्चा करने जा रहा हूं कि क्या भारतीय बाजार महंगे हैं और दूसरा कि क्या DIIs एक फ्रूटफुल एग्जिट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे, कुछ स्लाइड्स आपके साथ शेयर करेंगे हम, और मैं हूं आपका दोस्त सी रविंद्र वत्स। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 50 इंडेक्स की पी रेशो से। देखिएगा, आपके सामने एक चार्ट जो है आपको नजर आ रहा है। इसमें 2000 से लेके मंथ वाइज जो है आपको पी रेशोज जो है नजर आ रही हैं। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं अपने पास, जिससे कि आप आगे कभी भी अपनी पी रेशो का कोई इवैल्यूएशंस करें तो आप समझ सकते हैं। पी रेशोज क्या होती हैं? जो कंपनी के शेयर्स के प्राइजेज हैं, अगर उसको अर्निंग से यानी कि उसकी EPS से डिवाइड कर दें तो कितना गुना आप पैसा दे रहे हैं। तो जितना गुना आप ज़्यादा पैसा देंगे, इसका मतलब है बाजार उतने ही ज़्यादा महंगे हैं। और पी रेशो जब हम इंडेक्स के बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इंडेक्स की उन 50 कंपनीज की पी रेशो इकट्ठी करके वेटेड एवरेज मेथड से वर्कआउट करते हैं। यानी कि उन 50 की 50 कंपनियों की अर्निंग पर शेयर को उनकी 50 के 50 कंपनीज के जो वेटेड एवरेज प्राइस हैं उनसे डिवाइड करते हैं। तो ये पी रेशो जो है एक बैरोमीटर होती है कि भाई आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका बाजार महंगा है या सस्ता है। देखिएगा, जब तक 2014 नहीं था तो 2014 से पहले अगर आप इन पूरे पीरियड्स के अंदर जब आप पी रेशोज देखेंगे, 2014 के पहले जब मोदी कार्यकाल नहीं आया था, यानी कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उससे पहले, तो आप देखेंगे कि जो पी रेशोज है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में बिलो 20 हैं। और जब भी 20 के ऊपर पी रेशोज गई तो बाजार करेक्ट होते हुए नजर आए। यानी कि जैसे ही बाजार के अंदर पी रेशोज 20 से ऊपर गई, यानी कि 20 टाइम्स से ज़्यादा गई इस 2008 तक के 2014 तक के पीरियड में, तो आपने देखा कि बाजारों के अंदर कुछ 6-8-10 महीनों में करेक्शन आई। देखिएगा, आप 2007 के अंदर जो पी रेशोज थी 24, 25, 26, 25, 22, 20, और फिर आपने देखा 2008 के अंदर फॉल हुआ और बाजार के अंदर जो पी रेशोज हैं फिर 13, 12 और 12 तक आकर थम गई। इससे पहले भी 2000 के अंदर जब बाजारों के अंदर तेजी थी और पी रेशोज जो है जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर 26, 27 और 25 चली गई, तो फिर उसके बाद 2001 तक जब बाजार गिरने शुरू हुए तो पी रेशो 13.65 तक चली गई। यानी कि सितंबर के अंदर 13.65 की 2001 के अंदर पी रेशो थी। फिर बाजार में एक अच्छी बुल रैली शुरू हुई और उस बुल रैली का अंत भी वैल्यूएशन के साथ ही हुआ। 24, 25, 26 कि जब पी रेशोज गई तो बाजार जो है स्लाइड होने शुरू हुए और फिर पी रेशो देखिएगा अक्टूबर 2008 तक 13.77 और नवंबर में 12.42 और दिसंबर में 12.69 तक आ गई। यानी कि जो पी रेशोज 20 के ऊपर ट्रेड हो रही थी वो नियर 10 के आसपास आ गई, यानी कि 13 के आसपास आ गई। अब यहाँ पर ये जो रेशोज है ये आपको इंडिकेट कर रही है कि भाई किस तरीके से वैल्यूएशंस काम कर रही है। लेकिन 2010 के बाद फिर जब ये पी रेशो 24, 25, 26 के आसपास गई तो बाजारों में कुछ समय तक ये होल्ड हुआ, लेकिन उसके फिर बाद 2011, 12, 13 में भी एक बेरिश ट्रेंड देखने के लिए मिला और फिर पी रेशो देखिएगा 16.12 के आसपास तक आ गई 2013 में। फिर 2014 में गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है और क्योंकि उससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो UPA की थी और उसके बाद जब NDA गवर्नमेंट आई तो हुआ क्या कि बाजारों ने एक प्रीमियम वैल्यूएशंस देने शुरू हुए। और ये जितनी भी आप लाल या गुलाबी लाइंस देख रहे हैं, जो लाइट है उसका मतलब है कि थोड़ा सा सिग्नल है कि हल्का सा पिंक है, इसका मतलब है कि बाजार के अंदर थोड़ा सा वैल्यूएशन रिस्क बिल्कुल माइनर है। फिर थोड़ा सा डार्क देखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ गया, और जब आपको बिल्कुल डार्क में नज़र आ रहा है जैसे आप 2021 के अंदर देख रहे हैं कि 40 के आसपास की पी रेशो गई, तो बाजार ने ये सिग्नल दिखाया कि भाई ये थोड़ा सी अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी बाजार के अंदर पी रेशो क्या है? अभी बाजार के अंदर जो पी रेशो 20.64 है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत महंगे बाजार है हमारे, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं आती है, क्योंकि जो बाजार है वो अगले 1 साल की फॉरवर्ड अर्निंग्स को देखता है, तो जनरली ऐसी सिचुएशन में जब GDP ग्रोथ अच्छी हो रही होती है तो ये 20 की जो पी रेशो है ये भी काफ़ी अच्छी जो है मानी जाती है। तो अगर हमारी GDP ग्रोथ जो है अगर आगे घटती हुई नजर आई, अगर वो 5 या 6% पर आती है, यानी कि 2023 तक का आकलन ये है कि शायद 2023-24 के अंदर हमारी GDP की जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 5% के आसपास होगी। अगर उन इंडिकेटर्स को देखें तो हमारा जो बाजार है वो
अभी फेयरली वैल्यूड से थोड़ा सा स्लाइटली आप हायर साइड मान सकते हैं। तो बहुत महंगे बाजार अभी निफ्टी के फ्रंट पर नहीं है। हालांकि ये व्यू अगर आप हमारे मिड कैप या स्मॉल कैप इंडेक्स में देखेंगे तो हमारे स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स थोड़े से हायर पी वैल्यूशंस पर ट्रेड कर ले, लेकिन इंडेक्स के मामले में हमें ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जो है वीकनेस है। लेकिन अगर इस बार आईटी कंपनीज के जो रिजल्ट है जिसका अंदेशा ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई शायद वो खराब रिजल्ट होंगे, तो उसके बाद ये हो सकता है कि हमारी जो अगर वहाँ पे अर्निंग डी ग्रोथ होती है तो हमारी जो पी वैल्यूशंस हैं या जो रिजल्ट के बाद है ये पी वैल्यूशंस जो है वो 21-22 पर भी पहुंच सकती है अगर किसी भी तरीके की डी ग्रोथ होती है तो। अदरवाइज ये जो 20 की पी रेशियो है ये अभी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन में है, ये एक न्यूट्रल पी रेशियो की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल जो मूड माहौल है बाजारों का, जिसमें इकोनॉमी के ऊपर जो चैलेंजेस हैं वो एक इंडिकेटर्स हैं। अब दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं, वो ये है कि एफआईआईज का डेटा क्या कह रहा है। एफआईआईज पिछले 5-6 महीनों से क्या कर रहे हैं देखिएगा। मार्च के अंदर एफआईआईज ने 43 करोड़ की सेलिंग की, वो सारा माल हमारे डीआईज ने उठाया 39,667 करोड़। उसके बाद अप्रैल में 40,000 करोड़ की सेलिंग हुई, डीआईज ने 29,869 उठाया। मई के अंदर जो सेल हुई उसमें से तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए कम कर दें तो डीआईज ने उठाया। इसके अलावा देखिए हमारा रिटेल का पार्टिसिपेशन भी है, यानी कि जो डीआईज उसके साथ साथ जो रिटेलर्स हैं वो भी लगातार एसआईपी के माध्यम से नहीं बट अपनी पर्सनल एसआईपी जो है इक्विटी के अंदर निवेश कर रहे हैं, तो वहाँ से भी एक स्ट्रेंथ मिल रही है। जून के अंदर 58,000 करोड़ की सेलिंग हुई, उसके बाद डीआईज ने 46,000 खरीदा। जुलाई के अंदर एफआईआईज की सेलिंग लोएस्ट पॉइंट के ऊपर थी और वो थी 6,567, तो इन 5 महीनों के अंदर सबसे कम थी और यहाँ पर हमारे डीआईज फिर भी नेट बायर थे। उसके बाद अगस्त में एफआईआईज ने बाइंग शुरू की और देखिएगा बाजार क्या छलांग लगाता हुआ नजर आया। क्या जो जून के लॉस थे उनके ऊपर कैसे बाजार चला। 22,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की जब हमारे डीआईज ने 7,000 करोड़ एग्जिट किया। उसके बाद सितंबर में 18,000 करोड़ की एफआईआईज की सेलिंग थी और डीआईज ने 14,000 करोड़ बाय किए। तो कुल मिलाकर जहां पर एफआईआईज पिछले 6-8 महीनों के अंदर नेट सेलर रहे हैं, वहीं पर जो हमारे डीआईज हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उसने बाय किया। तो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार बाय कर रहे हैं, डीआईज बाय कर रहे हैं, लेकिन एफआईआईज एग्जिट कर रहे हैं। एफआईआईज क्यों एग्जिट कर रहे हैं वो चर्चा भी हम ही करेंगे अभी इस वीडियो के अंदर। तो क्या ये जो डीआईआईज या हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हम ऐसा तो नहीं है कि बाजार को जो है ओवर प्राइस कर रहे हैं और हम महंगी की वैल्यूएशन पर खरीद रहे हैं, और क्या एफआईआईज सही समय पर एग्जिट कर रहे हैं, क्या एफआईआईज को हम एक अच्छा हैंडफुल या हम ये कह सकते हैं कि एक फ्रूटफुल जो है एग्जिट दे रहे हैं। तो ये चर्चा भी हम आगे चल के वैल्यूएशंस वाइज अभी बाकी जो पैरामीटर्स हैं उन पर देखेंगे। तो इस पैरामीटर को देख के तो ऐसा लगता है कि एफआईआईज या तो बहुत ज़्यादा डरे हुए इसलिए एग्जिट कर रहे हैं, या दूसरा व्यू भी हो सकता है कि वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो हमारे इकोनॉमी के बारे में जो प्रेडिक्शन है वो कर चुके हैं कि और उनको लगता है कि यार इंडिया में जो निवेश है वो शायद इतना बेहतर नहीं है, तो अभी यहाँ से एक बार पैसा एग्जिट कर लेते हैं, जब फ्रूटफुल होगा तब की तब देखेंगे। और यहाँ पर अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी देखें तो जनरली एफआई जो स्टॉक फ्यूचर्स है वो एक इंडिकेशन होता है कि भविष्य में वो क्या करेंगे अगले 1 या 2 महीनों के अंदर। तो अप्रैल और मार्च में जब उन्होंने सेलिंग की तो मई में उन्होंने माल खरीदा और उस समय पर बाजार के ऊपर से गिरे थे, और जून में भी। तो जब डाउनफॉल आया तो उन्होंने माल खरीदा, उसके बाद उन्होंने जुलाई में भी माल खरीदा। अगस्त में भी देखिएगा बाजार हमारे ठीक रहे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग नहीं की। लेकिन सितंबर का महीना ख़त्म हो चुका है, इस महीने के अंदर वो 20,000 करोड़ की शॉर्ट सेलिंग करके गए हैं। तो वो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अप्रैल और मार्च के अंदर जब उन्होंने सेलिंग की थी तो जून में जो है सेलिंग प्रेशर हमारे बाज़ारों में देखने के लिए मिला। तो सिमिलरली सितंबर के बाद अक्टूबर में थोड़ा सा कॉशियस व्यू हमारा बन रहा है यहाँ पे, और वो ये है कि स्टॉक फ्यूचर्स को वो नेट सेल करके गए, और यहाँ पे जब बाजार गिरेंगे तो वो अपना माल जो है शायद और निकाल भी ले और शायद उनको एक फ्रूटफुल एग्जिट मिले। वो फ्रूटफुल होगा या उनके लिए जो है हार्मफुल होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। बट अभी जो हमारे डीआईआईज हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो उनका सारा माल खरीदने लग रहे हैं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो पेशेंस है वो कब तक जो है जवाब दे देगा। अगर मान लीजिए हमारे बाजार 6-8 महीने या 10 महीने नहीं चलते हैं तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसका पेशेंस जो है वो जवाब देगा, और उस स्थिति में क्या होगा ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। तो अभी एक वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी कि जहाँ पे सीएलएसए ने एक रिपोर्ट दिया है कि हमारे बाजार 30% गिर सकते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी आपने तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये उसी का फॉलोअप है। अब ये है डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज, विश्व का सबसे
शक्तिमान जो है मैं कह सकता हूँ कि भाई इंडेक्स है, यानी कि विश्व में जो सबसे शक्तिमान इंडेक्स है उसके चीथड़े उड़ गए हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये डेली चार्ट है, और यहाँ पर इस चार्ट के अंदर जो पिछले 5-7-10 दिनों में हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है। हालांकि देखिएगा यहाँ पर भी जो कुछ कंसोलिडेशन हो रहा था और गिरावट के साथ हो रहा था, वो कंसोलिडेशन लास्ट में अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले 7-8 दिनों के अंदर स्पेशली वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए हैं, और उस इंक्रीज्ड वॉल्यूम के साथ बाजार नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये डाउ जोन्स का जो इंडस्ट्रियल एवरेज है ये वास्तव में ये दर्शा रहा है कि भाई स्थिति यूएस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा खराब है, और यूएस की इकोनॉमी शायद और ख़राब कर सकती है। ऐसा देखिएगा विश्व के जो जानकार है इकोनॉमिक्स के वो भी यही बात मान रहे हैं। ये है डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज का मंथली इंडेक्स। अगर मंथली इंडेक्स क्या कहता है कि जब हम बाजार के अंदर बड़ा फॉल देखा था हमने जब कोविड की सिचुएशन आई थी, तो उसके आसपास जो स्पोर्ट बने थे, यानी कि उस फॉल से पहले जो स्पोर्ट बने थे मंथली चार्ट पर, उन स्पोर्ट पर बाजार रुका है डाउ जोन्स का। अगर यहाँ से इन लेवल्स को अगर तोड़कर बाजार नीचे की तरफ आता है मंथली बेसिस पर, अक्टूबर का महीना बहुत ही क्रूशियल है, अगर इन लेवल के नीचे अगर ये रेड कैंडल और आ गई तो आप ये मान के चलेंगे कि जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है वो एक अच्छी खासी लंबी मंदी के अंदर जा सकता है। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था, किस ऑफ डेथ पैटर्न जो है उसकी कंफर्मेशन जो है फुल फ्लैश तरीके से आ सकती है अगर यहाँ पर फॉल होता है। अगर वो फॉल भी होता है तो फिर आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि हमारे बाजारों में भी एक जबरदस्त तरीके का फॉल आपको देखने के लिए मिलेगा, ना केवल हमारे बाजारों में बल्कि पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर आपको एक बहुत ही जो है खतरनाक वाला जो है फॉल आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये मंथली चार्ट के ऊपर जो है मैं आपके साथ जो है चर्चा कर रहा हूँ। तो ये तो था यहाँ पर, लेकिन इस चार्ट के अंदर एक सबसे खास बात ये है कि अभी जो फॉल हुआ है, इस महीने में जो फॉल हुआ है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर एक जो चिंता की बात नहीं है वो यही है कि वॉल्यूम के साथ सेलिंग नहीं थी मंथली चार्ट के ऊपर, जो कि डेली बेसिस के ऊपर जो वॉल्यूम्स थे वो भी लास्ट में पिछले 7-8-10 दिनों में इंक्रीज हो गए थे। इसके बाद अगर हम ये देखें कि जो हमारे पास हमारे साथ जो दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, तो उसमें जो मॉर्गन स्टैनली का जो है इंडेक्सेस है, जो ETFs है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं, जिसके अंदर बाकी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके जो शेयर्स हैं वो उन्होंने खरीदे हुए और उनके जो ETF है। तो अगर उस ETF को भी अगर आप ये डेली चार्ट्स के ऊपर देखेंगे अप्रैल से लेके अभी तक जो सितंबर तक की जर्नी हुई है, उसके अंदर आप पहला इंडेक्स देख रहे हैं MSI इमर्जिंग मार्केट्स जो ETF है, यानी कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, और वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया है, तो वो इकोनॉमीज़ के जो इंडेक्स हैं वो किस तरीके से गिर रहे हैं, तो वो भी आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है वहाँ पर भी पेन है और वहाँ पर भी जो इंडेक्स है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। और वॉल्यूम्स की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में नॉर्मल वॉल्यूम से थोड़े से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बाजार गिर रहे हैं। हालांकि जो अप्रैल मई के अंदर जो गिरावट थी उतना बड़ा फॉल नहीं है, वो उसने बड़े वॉल्यूम के साथ नहीं है, हालांकि वॉल्यूम्स यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद अगर हम ब्राज़ील की बात करें, मैं ब्राज़ील की चर्चा आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ कि ब्राज़ील एक एमर्जिंग इकोनॉमी है, और एमर्जिंग इकोनॉमी के साथ उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी तरीके से ऊपर की तरफ है, उसके जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के ऊपर है, 10% के आसपास रहते हैं वहाँ पे। तो जो 10% के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस समय, तो वो जो इकोनॉमी है उसको हमारे साथ को जो है कोरिलेट करना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। और आपको पता है ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंदर वो भी शुमार है। तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करें कि भाई इसका जो इंडेक्स है, तो उसके इंडेक्स में देखिएगा जो गिरावट आई थी जून में, उसके बाद उसने पुल बैक किया, जैसे हमने पुल बैक किया और पुल बैक किया। अब जब यूएस गिरा तो हम भी थोड़ा गिरे, लेकिन ब्राज़ील भी नहीं गिरा। ब्राज़ील कह रहा भाई मैं भी नहीं गिरूंगा, इंडिया नहीं गिर रहा, मैं भी नहीं गिरूंगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में पिछले 3-4 दिनों में थोड़ी सी सेलिंग ऊपर के लेवल से आई, जैसे कि हमारे लेवल पर हमारे बाजारों में आई। लेकिन इनके बाजार में एक खास बात थी कि जो हमने देखिएगा जो ब्राज़ील इंडेक्स ने जो है अपना टॉप नहीं तोड़ा, हम टॉप के पास पहुंच गए थे और हम फिर गिरे, लेकिन ब्राज़ील उतना ऊपर नहीं गया, लेकिन गिरा भी नहीं। अभी ये हाल फिलहाल में पिछले 1-2 दिनों में थोड़ी सी वीकनेस तो है, लेकिन ब्राज़ील का इंडेक्स भी अमेरिका के इंडेक्स के सामने कह रहा भैया मैं भी जो है इंडिया के साथ खड़ा हूँ और मैं भी नहीं गिरूंगा। तो उसने जो गिरावट दी है वो भी मामूली दी है। तो ये जो है काबिल तारीफ है ब्राज़ील के इंडेक्स में भी, जो हमारे साथ जो है कोरिलेट कर रही है। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के अंदर अगर हम एक्सक्लूडिंग जापान का जो इंडेक्स देखें तो उसका फॉल भी लगभग वैसा ही है जो मॉर्गन स्टैनली का जो है एक्सक्लूडिंग जो जापान इंडेक्स है
क्योंकि जापान की इकोनॉमी जो है थोड़ी सी सुस्त है, और सुस्त इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो डेमोग्राफी है वो इस तरीके की है कि थोड़े बुजुर्ग लोग ज़्यादा है, और जापान की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर भी नहीं रही है। तो उसको अब भी अगर हम हटा दें तो उसके बाद भी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है अदर देन जो है जापान, तो अगर वो जो पैसिफिक इंडेक्स है, एशिया पैसिफिक स्पेसिफिकली अगर हम कहेंगे इसको, तो उस इंडेक्स के अंदर भी गिरावट है। अगर हम ताइवान के बाजार की बात करें, आपने सेमीकंडक्टर की जब बात चलती थी तो आप देखते थे ताइवान के बाजार, तो देखिएगा आईटी में तो सबसे ज़्यादा पेन है, तो इनके इंडेक्स में तो पेन होना ही था, और ये भी अपने निचले स्तर पे है। तो पिछले 5-6 महीने के चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये भी गिरावट के साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं MSCI इंडिया का जो इंडेक्स है, जो MSCI इंडिया इंडेक्स है। तो इंडिया बेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो इंडेक्स है वो कुछ उसी तरीके का है जिस तरीके का ब्राज़ील का इंडेक्स है। तो देखिएगा ब्राज़ील का इंडेक्स देखेंगे आप ETF का, उसी तरीके से हमारा ब्राज़ील का जो इंडेक्स है उसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो हमारा बाजार वैसे ही लगेगा कि हम बिल्कुल टॉप के आसपास तो नहीं गए, हम बीच में गए, लेकिन अपने 2-3 दिन से गिर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा गिर गए। तो हमारा जो इंडेक्स है वो भी आपको एक डाउनफॉल दिखा रहा है, सिमिलर टू ब्राज़ील। तो इन सब पैरामीटर्स के बाद अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम जो गिर रहे हैं वो कुछ उसी तरीके से गिर रहे हैं जिस तरीके से ब्राज़ील गिर रहा है। तो ब्राज़ील के इंडेक्स के साथ जो है हमारी सबसे अच्छी कोरिलेशन जो है इस समय पर देखने के लिए मिल रही है। अगर हम पी रेशियोज़ की अगर हम बात करें आज हाल फिलहाल में, तो देखिएगा पिछले साल के अंत किए हैं ये डेटाज, तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो है वो 26 की पी थी, यूनाइटेड किंगडम की 14.86, कनाडा 19.58, और फॉरवर्ड अर्निंग्स को अगर हम मद्देनजर रखें तो 21 की फॉरवर्ड अर्निंग्स पर यूएस के बाजार काम कर रहे थे, कनाडा 13.96 यानी कि इस साल की अर्निंग के लिए, यूनाइटेड किंगडम 11.71 पे, जर्मनी 14.34 पे, और रशिया में 5.39। ये वार से पहले की सिचुएशन थी, लेकिन उसके बावजूद भी रशिया की जो इकोनॉमी है, मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले समय में जैसे अभी यूक्रेन रशिया वॉर खत्म होगी तो रशिया की इकोनॉमी भी आज की डेट में हमें लगता है कि इंडिया की तरह ग्रो करती हुई नजर आएगी, और यहाँ पर भी एक अच्छी तरीके की ग्रोथ, हालांकि इंडिया जितनी ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन इंडिया के 50% जो है ये ग्रो करती हुई नजर आएगी। जिस तरीके के जो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उसके अंदर रशिया का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हो, तो रशिया के बाजार बहुत ही सस्ती वैल्यूशंस पर ट्रेड कर रहे हैं अभी भी हाल फिलहाल। तो वो भी एक जो, क्योंकि बहुत सारे जो फंड्स हैं वो US बेस्ड फंड्स हैं, तो वो भी रशिया में इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ऐसा, लेकिन जो अदर देन रशिया के जो बाकी जो इंडेक्सेस हैं या जो बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका रुझान देखिएगा रशिया की तरफ आपको आने वाले समय में बढ़ता हुआ नजर आएगा। इंडिया भी देखिएगा 23 के आसपास जो है, अभी तो 20-21 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। जापान 13.84, तो वहाँ जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी डेमोग्राफी जो है ज़्यादा ओल्ड एज वाले लोग हैं उसके हिसाब से। चाइना की इकोनॉमी भी देखिएगा 12 पे पी पर, ऑस्ट्रेलिया 17.31। तो इन सब को अगर हम देखें तो अभी भी अगर हमें लगे कि अगर हमने ग्रोथ नहीं की 7%, तो हमारे बाजार तो बहुत महंगे हैं। तो अगर हमारी ग्रोथ रेट 5% के आसपास अगर फिसलती हुई नजर आए या 4% की GDP ग्रोथ आएगी, तो हमारे बाजारों में 20 या 30% का जो फॉल है वो शायद हो सकता है। उस केस में हमें लगेगा कि वास्तव में सच में FIIs को DIs ने फ्रूटफुल एग्जिट दे दिया है। जो हम शेयर्स खरीद रहे हैं और बाद में वो शेयर्स 20-30% गिरेंगे, तो बाद में हमें पछतावा होगा, हमें लगेगा कि यार FIIs को बहुत अच्छा एग्जिट जो है हमने दे दिया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन अगर स्थिति GDP ग्रोथ फ्रंट पर अगर हम 7% से स्लिप होकर 5% की तरफ अगर आते हुए नजर आए, तो डेफिनेटली हमारे बाजार भी 20% के आसपास गिरते हुए नजर आ सकते हैं। तो GDP ग्रोथ के जो डेटाज हैं उन पर जो है आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। ये देखिएगा ब्राज़ील के जो इंडेक्स है उसकी हम बात कर रहे थे, तो ब्राज़ील के इंडेक्स की भी अगर हम पी फॉरवर्ड अर्निंग्स देखें तो वो 7-7.5 के आसपास है। तो इसका मतलब ये है कि FIIs कहीं पर भी अगर हमारे बाजार को छोड़कर कहीं पर जा रहे हैं इस समय पर, तो उनके लिए जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो ब्राज़ील के इंडेक्स में बहुत ही बेहतरीन है एमर्जिंग इकोनॉमीज़ के अंदर। और अदर देन इंडिया अगर हम बात करें तो ब्राज़ील जो है एक फेवरेट डेस्टिनेशन शायद FIIs इन्वेस्टर्स की है। इसके अलावा भी जब यूक्रेन रशिया का वॉर जो है वो अभी ख़त्म होने की तरफ होगा, तो रशिया के बाज़ारों में भी हमें लगता है कि हमारे से ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। FIIs के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा हूँ, तो वो शायद जो मनी अभी यहाँ पर बेच रहे हैं वो पैसा शायद आपको ब्राज़ील में जाता हुआ नजर आए और कुछ समय के बाद आपको रशिया में भी जाता हुआ नजर आए। चाइना अभी देखिएगा प्रॉब्लम में है। तो मुझे लगता है कि दो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, ब्राज़ील और रशिया, वो शायद एक फेवरेट डेस्टिनेशंस FIIs के लिए बन रही हैं। और अगर पैसा वहीं पर गया और फिर हमारे बाजार डाउनफॉल दिखाते हैं, तो शायद हमें ये पछतावा होगा और हमें फिर लगेगा कि शायद
हम जो है एक ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां पर कि हमारे जो बाजार हैं वो आज आपको महंगे लगेंगे अगर ग्रोथ जो है मिसिंग हुई और एफआईआईज का पैसा अगर ब्राज़ील या रशिया की इकोनॉमीज़ की तरफ जाता है और हमारी तरफ इन्फ्लोज कम होते हैं तो डेफिनेटली हमारे बाज़ारों में एक अच्छा शार्प फॉल आपको देखने के लिए मिल सकता है। और फिर हम 1 या 1.5 साल बाद आपको पता है कि हम पॉलिटिकल इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवार्ड के एंगल से, अगर रिस्क और रिवार्ड के एंगल से अगर हम देखें तो स्टॉक स्पेसिफिकली तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, बट ओवरऑल मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम इस समय पर रिस्क रिवार्ड के एंगल से हमारे को बेनिफिट नहीं है, यानी कि रिस्क हमारे को ज़्यादा है और रिवार्ड की अपॉर्चुनिटीज़ कम है। मुझे लगता है कि 10% की ग्रोथ के सामने हम 20% के रिस्क पे बैठे हुए हैं। तो इस समय पर ये मेरा व्यू है, मेरे जो भी व्यू है वो व्यक्तिगत मत है, मैं किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। जो भी आप निवेश करें, इन्वेस्ट करें इंडेक्स में, इंडेक्स के बाहर किसी तरीके के ट्रेड्स लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही अंतिम फैसले पर पहुँचे। ये वीडियो मैंने पूरा आपके साथ एजुकेशनल पर्पजेज़ में आपके साथ शेयर किया है और यूएस की इकोनॉमी के साथ साथ ब्राज़ील की इकोनॉमी में भी आप देखिएगा, नज़र रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 2.7% की जीडीपी ग्रोथ का जो है आंकड़ा है उनका, इसीलिए उनकी 7-7.5 पर पी रेशो पर बाजार ट्रेड हो रहे हैं। अगर ये आंकड़ा अगर 4-5% की तरफ अगर जीडीपी ग्रोथ होता है तो उनकी पी रेशो 14-15 की तरफ जा सकती है, जिसकी वजह से भी मुझे लगता है कि ब्राज़ील के अलावा भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है, सॉरी, इंडिया के अलावा भी जो है ब्राज़ील में एफआईआईज अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए नजर आएंगे। ये कुछ इकोनॉमीज़ हैं जो हालांकि कंट्री छोटी हैं, जिसमें से साउथ कोरिया की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनकी जीडीपी ग्रोथ 10% से ज़्यादा है और ये जीडीपी ग्रोथ आगे भी 10% से ज़्यादा रहने वाली है। उसमें एक कंट्री पर जो है मेरी नज़र जो है विशेष तर जानी चाहिए, वो है जो कंट्री है वो है टर्की। तो टर्की में जो ग्रोथ रेट है वो 10% से ऊपर है। तो बहुत सारी ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमी जो छोटी तो हैं लेकिन जहाँ पर अच्छे पैसे एफआईआईज के बन सकते हैं, तो उन कंट्रीज़ में भी वहाँ पर छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होती हुई आपको नजर आएगी। तो जो आपको टीवी चैनल्स में केवल ये बोला जाता है कि भाई इंडिया ग्रोथ स्टोरी, इंडिया के अलावा और भी जगह ग्रोथ है, ये बात हमें समझनी चाहिए। और जो इन्वेस्टर है वो सब जगह पैसे लगाता है और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हमारे पास एक लिमिटेशन है कि हम वर्ल्ड में चारों तरफ पैसा नहीं लगा सकते। हालांकि उसके जो है कुछ अलग मायने हैं और हालांकि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास भी कि हम वर्ल्ड की जो बहुत सारी इकोनॉमीज़ में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन इतना फ्रीली नहीं है जितना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी भी कंट्री में जाके पैसा लगा सकते हैं। तो ये एक नॉलेजेबल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।